हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, हम लोग इसके पहले भारत के संविधान के विकास पर, संवैधानिक विकास पर चर्चा कर रहे थे। उसमें हम लोगों ने 1919 तक जो अधिनियम था 1919 का अधिनियम, वहाँ तक चर्चा की थी। भारत सरकार 1919 का अधिनियम। आज हम लोग बात करेंगे कि भारत सरकार अधिनियम 1935 क्या है। आज हमारी चर्चा का विषय है भारत सरकार अधिनियम 1935। 1935 का अधिनियम क्या है, इसकी विषय वस्तु क्या है, पहले समझ लेते हैं, फिर हम इसको फ्रेम कर लेंगे। देखिए, 1935 का ये जो अधिनियम है, यहाँ पर आप देखो कि 1919 का अधिनियम आया था पहले। इसके पहले 1919 के अधिनियम में ये कहा गया था कि 1919 के अधिनियम को लाने के 10 वर्ष के बाद हम इसकी प्रगति को देखेंगे कि 1919 के अधिनियम में कितनी प्रगति हुई और उसकी समीक्षा करेंगे हम, ठीक है। और उसके बाद ये बोला गया था 1919 में ही कि हम 10 वर्ष के बाद एक दूसरा आयोग गठित करेंगे और वहाँ पर हम देखेंगे कि क्या भारतीयों की स्थिति में कुछ परिवर्तन आया है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि 10 वर्ष के बाद बोला गया था कि 1929 में, ये बोला गया था ना 1929 में फिर बनना चाहिए था। लेकिन उसके पहले ही भारतीयों के विषय पर, भारतीयों में जो एक चेतना जो पैदा हो रही थी आज़ादी के लिए, अपने स्वशासन के लिए, उसको देखते हुए अंग्रेजों ने पहले ही 1919 के अधिनियम को, उसके मूल्यांकन का प्रयास किया। क्या किया और क्यों किया? देखो, द्वैध शासन की असफलता, द्वैध शासन जो ये लेकर आए थे, जो ड्यूअल गवर्नमेंट आपने देखा था इसके पहले 1919 के अधिनियम में, आपने ये देखा था कि भारत में केंद्र में एक वो द्विसदनात्मक व्यवस्था स्थापित की गई थी, ठीक है। इसके अलावा आपने देखा था कि जो प्रांत में द्वैध शासन 1919 में लाया गया था, तो द्वैध शासन से जो मुख्य कार्य थे वो तो अंग्रेजों के ही हाथ में रहे, जो गवर्नरों के ही हाथ में रहे। तो भारतीयों के अंदर द्वैध शासन को लेकर एक प्रकार से असंतुष्टि का भाव था और उस असंतुष्टि ने कई प्रश्न खड़े किए, ठीक है। तो आप देखोगे कि द्वैध शासन की असफलता, पहली चीज जो प्रांतों में लेकर आए थे ये। दूसरी बात, भारत के जो नेता थे वो अधिक स्वायत्तता की मांग कर रहे थे, जनता अधिक स्वायत्तता की बात कर रही थी और इसीलिए 10 साल से पहले ही जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय आयोग भेजा गया। मतलब यहां अगर आप समझें तो यहां यह है कि 1919 के अधिनियम में यह कहा गया था कि 10 वर्ष के बाद इसका मूल्यांकन किया जाएगा। ठीक है, मूल्यांकन किया जाएगा। लेकिन पहले ही 10 वर्ष के पहले ही अधिनियम लाया गया। यहां पे समझेंगे क्यों लाया गया। द्वैध शासन से असंतुष्टि थी। आप जानते हैं 1919 के अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन आया था, ठीक है, उससे असंतुष्टि थी। दूसरी बात, भारतीय स्वायत्तता की
लगातार मांग कर रहे थे, उनकी डिमांड थी, कर रहे थे। अब जब ये सब चीजें चल रही थी तो आप देखोगे कि 1929 में जो अधिनियम आना था वो 1927 में ही आता है। तो 1927 में ही जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग बनता है, 7 सदस्यीय आयोग बनता है। ठीक है, ये 2 वर्ष पहले ही आयोग बना दिया गया, जो बोला गया था कि अब 1927 पे जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया। ठीक है, और इस आयोग में खास बात यह है कि इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। इसीलिए आप जानते हैं कि भारतीयों के अंदर इस समय उनकी चेतना का विकास हो रहा था, उनके अंदर अपने जो राजनीतिक अधिकारों को लेने के लिए एक प्रेरणा आ चुकी थी, अपना स्वशासन चाहते थे। जब ये काम हुआ कि जितने भी आपने आयोग बनाया उसमें सदस्य सारे अंग्रेज रख दिए। ठीक है, और फिर आप देखेंगे इसीलिए इस आयोग को श्वेत आयोग भी कहते हैं। जॉन साइमन ये जो आयोग बना इसको श्वेत आयोग भी कहते हैं। श्वेत आयोग, इसमें केवल गोरे लोग थे इसलिए इसको श्वेत आयोग भी कहा जाता है। ठीक है, अब आप देखो कि क्या हुआ। कोई भारतीय सदस्य नहीं है 1935 के जो अधिनियम लाना है उसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं है, वो साइमन कमीशन में। अब जब कोई भारतीय सदस्य नहीं है तो इसका भारत में बहुत बड़ा विरोध शुरू होने लगा। साइमन कमीशन का ही भारत में विरोध होने लगा और इस विरोध के परिणाम स्वरूप कांग्रेस का मद्रास में अधिवेशन बुलाया गया, जिसकी अध्यक्षता एमएन अंसारी ने किया और वहां पर कुछ बातें कही गई। यहां पर कहा गया कि हम साइमन कमीशन का पूरी तरह से बहिष्कार करते हैं। ध्यान से सुनिए, 1935 का जो अधिनियम आया उसके पीछे की पृष्ठभूमि साइमन कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज, इसका विरोध भारत में, और भारत में विरोध के स्वरूप में कांग्रेस ने मद्रास अधिवेशन बुलाया जिसकी अध्यक्षता एमएन अंसारी द्वारा की गई। और एमएन अंसारी जो थे उन्होंने इस आयोग के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय वहां पर लिया गया। ठीक है, और 1928 में जब साइमन कमीशन बॉम्बे पहुंचा तो आप देखोगे कि उसने जून 1930 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया। 1928 में मुंबई पहुंचता है, 30 तक अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देता है और उसके बाद आप देखोगे कि उसकी जो रिकमेंडेशन होती है, जो उसकी अनुशंसाएं होती हैं वो साइमन कमीशन की, उसी के आधार पे 1935 का अधिनियम बनता है। क्या क्लियर है? ये जो श्वेत आयोग है ये 1928 में बॉम्बे पहुंचता है। में और 1930 में इसकी अनुशंसाओं पर अनुशंसाओं पर 1935 के प्रावधान लाए जाते हैं। 1935 के प्रावधान लाए जाते हैं। ठीक है, इसमें आप देखोगे कि जो इसकी अनुशंसाएं हैं उनको 1935 के भारत सरकार अधिनियम में स्थान दिया गया और वहां पर बहुत सारी बातों को शामिल किया गया।
ठीक, ये बात हो गई यहां पर। ये तो एक पक्ष हो गया। अब यही मैंने आपसे बताया दूसरी बात आप देखोगे, इसके ही आने के बाद कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का अधिवेशन मद्रास में 1927 में, अध्यक्ष एमएन अंसारी, और यहां पर पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया। साइमन कमीशन के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया। ठीक है, अब आगे क्या होता है, आपने पूरी कहानी समझी। आगे क्या होता है, उस समय भारत सचिव था बर्केनहेड। भारत सचिव कौन था? भारत सचिव सबसे बड़ा पद बर्केनहेड। आप जानते हैं भारत सचिव वही व्यक्ति बनता था जो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था, जो ब्रिटेन की संसद का सदस्य होता था, और ब्रिटेन की जो कैबिनेट मंत्रियों का समूह होता था उससे ही होता था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता था। तो बर्केनहेड ने ये कहा कि भारतीयों से कि अगर आप असंतुष्ट हो साइमन कमीशन से, तो आप ये कहो कि हम लोग एक ऐसा संवैधानिक मसौदा बनाएंगे जिसको सभी लोग स्वीकार करें। इसने कहा भारतीयों से कहा ऐसा संवैधानिक मसौदा तैयार करें जो सभी को स्वीकार हो। सभी को स्वीकार हो। भारतीयों से कहा बर्केनहेड ने कि ऐसा संवैधानिक मसौदा तैयार करो कि जो सबको मतलब जो सभी लोग स्वीकार करें, जिसको सभी लोग एक्सेप्ट करें। पूरे भारत में अलग अलग वर्ग थे, आप जानते हैं भारत में बहुत ज़्यादा वर्ग हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं, धर्म के लोग हैं, विश्वास सबके अलग अलग हैं। तो ये बात कही गई, और इस बात को जब बोला बर्केनहेड ने, तो इस चैलेंज को स्वीकार किया जो मोतीलाल नेहरू ने। कांग्रेस ने इसको स्वीकार किया। इस बात को कांग्रेस ने इस बात को आप देखोगे, इसको स्वीकार किया। जो बर्केनहेड की बात थी, कांग्रेस ने स्वीकार किया, और इसी के परिणाम स्वरूप एक 10 सदस्यीय नेहरू समिति बनाई गई। कांग्रेस ने स्वीकार किया, और इसमें हेड थे मोतीलाल नेहरू, और इनके उसमें 10 सदस्यीय कमेटी बनाई गई। आप समझ गए होंगे कि भारतीयों की डिमांड को फुलफिल करने के लिए मोतीलाल नेहरू ने भारत सचिव बर्केनहेड के चैलेंज को स्वीकार करते हुए एक 10 सदस्यीय कमेटी के माध्यम से संवैधानिक मसौदा तैयार करने का एक पहला प्रयास आप देखोगे यहां पे शुरू किया जाता है। ठीक है, और 1928 में 10 अगस्त 1928 में 10 अगस्त 1928 में नेहरू रिपोर्ट आती है। नेहरू रिपोर्ट सरकार के सामने
प्रस्तुत की जाती है। प्रस्तुत की जाती है 10 अगस्त 1928 को सरकार के सामने नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। क्या है नेहरू रिपोर्ट, इसकी सिफारिशें क्या हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। नेहरू रिपोर्ट की पहली सिफारिश थी औपनिवेशिक स्वराज। औपनिवेशिक स्वराज अर्थात डोमेनियन स्टेटस। औपनिवेशिक स्वराज। नेहरू रिपोर्ट की पहली रिकमेंडेशन क्या थी? एक औपनिवेशिक डोमेनियन स्टेटस मिले, जैसे आयरलैंड में था। एनी बेसेंट इसी चीज को बता रही थी। एनी बेसेंट ने क्या बोला था? जैसे अंग्रेज, जैसे गोरे लोगों के उपनिवेशों में इंग्लैंड ने अधिकारता दिया है, वैसे ही भारत में भी होम रूल लीग, स्वशासन का अधिकार मिलना चाहिए। इसीलिए उन्होंने होम रूल लीग इंडिया में बनाई थी। तो यहां पर आप देखोगे कि औपनिवेशिक स्वराज की बात की गई, पहली बात। इसके अलावा और क्या कहा गया? केंद्र में पूर्ण उत्तरदायी सरकार बनाई जाए। 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 इसके अलावा और क्या कहा गया? प्रांतों को स्वतंत्रता दी जाए। प्रांतों को स्वतंत्रता। प्रांतों को स्वतंत्रता मिले और सर्वोच्च न्यायालय की तुरंत स्थापना की जाए। सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय की तुरंत स्थापना हो। सर्वोच्च न्यायालय की तुरंत स्थापना हो, यह बात कही गई। ठीक है। और यह कहा गया कि देसी रियासतों को केंद्र के अधीन लाया जाए। जो देसी रियासतें हैं भारत की, देसी रियासतों को केंद्र के अधीन लाया जाए। देसी रियासतों को केंद्र के अधीन लाया जाए। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त किया जाए। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त किया जाए। और मौलिक अधिकारों की चर्चा भी इसी रिपोर्ट में की गई थी। और मौलिक अधिकार दिए जाए। ये है नेहरू रिपोर्ट की कुछ बातें। आपने देखा कुछ बातें यहां पर औपनिवेशिक स्वराज की है, देसी रियासतों की है, सांप्रदायिक निर्वाचन को समाप्त करने की। ये बातें आपको समझ में यहां आएंगी। ठीक है। अब ये नेहरू रिपोर्ट आई, इसी के विपरीत में, इसी के काउंटर में मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्रीय अपनी मांग रखी। ठीक है। बाद में आप जानते हैं किसी चीज को इसके बाद फिर क्या होता है, उस मांग को बहुत ज्यादा वो स्वीकारता नहीं मिलती है। इसके पश्चात ब्रिटेन में गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया। जो गोलमेज सम्मेलन ब्रिटेन में बुलाया गया,
तो यहां आप देखो, इतनी बात समझ गए होंगे आप। ठीक है, इसके बाद मुस्लिम लीग 14 सूत्री मांग लाती है। ठीक है, लेकिन इस पे भी बात नहीं बनती है, ये भी मांग, इस पे भी बात नहीं बनती। परिणाम स्वरूप ब्रिटेन द्वारा गोलमेज सम्मेलन बुलाया जाता है। गोलमेज सम्मेलन इंग्लैंड में। ध्यान रखिएगा, गोलमेज सम्मेलन का जो जुड़ाव है वो साइमन कमीशन के ही उसके वजह से है, जो नेहरू रिपोर्ट आई, जो यहां पर 14 सूत्री फार्मूला आया मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, इन सब को समाप्त, इन सब की जो अन्य मांगे थी सबको लेकर जो जो बात हो सकती थी उसके लिए ब्रिटेन में 1930 से गोलमेज सम्मेलन जो है आप देखोगे स्टार्ट किया गया। 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया और इसी क्रम में 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन और 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया। तीसरा गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया। ये क्या होता है गोलमेज? गोलमेज पे देखिए लगभग सभी लोग बराबरी पे बैठते हैं ना। गोलमेज सम्मेलन में लगभग यहां पर यह मामला होता है बराबरी का। तो बराबरी पे जब यहां पर बात हो रही है तो यहां पर यह कहा गया कि सभी लोग आकर अपनी बात रखें। इंग्लैंड में सभी लोग आकर अपनी बात रखें। उसके बाद यह सम्मेलन हुआ, बहुत सारे लोग भारत से पहुंचे, उन्होंने अपनी अपनी मांग रखी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी लगातार दलित वर्ग के प्रतिनिधि बनकर तीनों सम्मेलन में शामिल हुए। इसके अलावा मोहम्मद अली जिन्ना शामिल हुए। महात्मा गांधी एक सम्मेलन में शामिल हुए लेकिन बहुत सफलता नहीं मिली। तो आप देखोगे कि यहाँ पर बहुत सारी चर्चा परिचर्चा गोलमेज सम्मेलन में हुई और उसके बाद सारी चर्चा परिचर्चा के बाद अंततः 1933 में एक श्वेत पत्र 1933 में श्वेत पत्र ब्रिटेन की सरकार द्वारा जारी किया गया। उन्नीस सौ 1933 में श्वेत पत्र ब्रिटेन की सरकार द्वारा जारी किया गया और जिसमें आप देखोगे क्या कहा गया उसके बाद। और इसके लिए ये जो श्वेत पत्र जारी किया गया, इसके लिए इंग्लैंड में पूरा जो विचार विमर्श हुआ, एक वहाँ पर वो ज्वाइंट कमेटी बनाई गई जिसने पूरा इस गोलमेज सम्मेलन के जो विषय वस्तु हैं, जो इसमें निर्णय लिए गए, सब पे चर्चा परिचर्चा की गई। और उसके बाद 1935 का भारत शासन अधिनियम आया। अब आप इसके बनने की प्रक्रिया समझ गए होंगे कि 1935 का भारत शासन अधिनियम कैसे आया। ये श्वेत पत्र रखा गया ब्रिटेन की सरकार द्वारा, ठीक है। उसके बाद आप जानते हैं कि ये जब श्वेत पत्र रखा गया तो इसको फिर से विचार किया गया वहां पर, और फिर
1935 का भारत शासन अधिनियम लाया गया। और भारत शासन अधिनियम, ये आप देखोगे कि भारत के लिए तैयार जितने भी संवैधानिक प्रस्ताव आए थे उसमें सबसे जटिल था, और अंतिम तो था ही, सबसे जटिल प्रस्ताव इसमें रखा गया, और ये सबसे बड़ा प्रावधान भी इसमें ही लेकर आए थे। इसमें आप देखोगे कि कुल 321 अनुच्छेद थे और 10 अनुसूचियां और 14 भाग। मतलब इसमें 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां, 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां और 14 भाग थे। और ये अंतिम था जो ब्रिटेन द्वारा आया, अंतिम। और इसके अलावा सबसे बड़ा इसमें जो प्रावधान दिया गया, और जटिल बहुत ज्यादा था, कॉम्प्लेक्स था। भारत शासन अधिनियम 1935 का, इसमें 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां और 14 भाग थे। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी बातें इसमें रही। कुछ बातें मैं आपको बताता हूं जो आगे चलकर भारत का जो संविधान बना, भारत का जो संविधान बना, भारत के संविधान पर 1/3 प्रभाव, 1/3 प्रभाव जो है आपको 1935 के अधिनियम का दिखाई देगा, का प्रभाव आपको दिखाई देगा, जो भारत का संविधान बना। ठीक है, क्या क्या प्रावधान किए गए थे इसके तहत, अब इस पे चर्चा करते हैं कि जो मुख्य प्रावधान थे वो क्या क्या किए गए थे 1935 के अधिनियम में। क्या क्या प्रावधान किए गए थे। एक तो अखिल भारतीय संघ की बात की गई थी कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना, अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। इसमें ये कहा गया था कि जो ब्रिटिश प्रांत हैं, कमिश्नरी प्रांत हैं और देसी रियासतें, कौन कौन आएगा इसमें? ब्रिटिश प्रांत, कमिश्नरी प्रांत, ठीक है, और रियासतें। अब इसमें लिखा था कि जो स्वेच्छा से शामिल होना चाहे। आप बताइए मुझे कौन स्वेच्छा से शामिल होना चाहेगा? तो पहली बात तो यही कही गई कि जो ब्रिटिश प्रांत हैं वो, कमिश्नरी प्रांत हैं वो, और जो रियासतें हैं उनको मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। ठीक है, तो यहां पर यह बात कही गई। इसके अलावा आप जानते हैं कि अखिल भारतीय संघ तो नहीं बन पाया, लेकिन 1937 में प्रांतीय स्वायत्तता को लागू किया गया। अखिल भारतीय संघ नहीं बन पाया, इसके बाद अखिल भारतीय संघ नहीं बना क्योंकि रियासतें इसके लिए तैयार नहीं, संघ नहीं बना। उन्नीस से प्रांतों को स्वायत्तता मिली। ठीक है, 1937 से प्रांतों को स्वायत्तता मिल गई। ठीक है, और क्या इसमें बात है? जो केंद्र में द्वैध शासन, जो पहले आपके प्रांतों में था, अब केंद्र में द्वैध शासन,
केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था, इसका मतलब क्या है? आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय पर जो गवर्नर जनरल होगा, ठीक है, गवर्नर जनरल वो उस पर निर्णय लेगा और उसकी जो कार्यकारिणी परिषद है, और जो हस्तांतरित विषय है इस पर भारतीय जो मंत्री हैं उनको अधिकारता होगी। ठीक है, तो ये यहां पर बात आई। और क्या कहा गया? प्रांतों को स्वायत्तता, ठीक है, जो प्रांतों को स्वायत्तता मिलेगी। आप जानते हैं कि स्वायत्तता का मतलब क्या है? आरक्षित और हस्तांतरित विषयों पर भी अब इनको थोड़ा और अधिकार मिलेगा। पहले अधिकार केवल हस्तांतरित विषयों पर था, अब और अधिकार प्रांतों को देने की बात कही गई। एक संघीय न्यायालय की स्थापना, एक संघीय न्यायालय की स्थापना, ठीक है, वो भी बात आई। इसके अलावा और क्या हुआ? फिर आप जानते हैं कि 1937 का चुनाव कराया गया। का चुनाव कराया गया, ठीक है। तो ये यहां पर आप देखोगे कि 1937 का चुनाव कराया गया, जिसके आधार पर आप देखोगे कि कांग्रेस को अलग अलग स्थानों पर बड़ी सफलता मिली, ठीक है। जो संयुक्त प्रांत में आप देखिए कि अकेले कांग्रेस ने अपनी सरकार बना लिया और गोविंद बल्लभ पंत इस समय मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के, जो संयुक्त प्रांत था। और बहुत सारे लोग यहां पर आप देखोगे कि अब प्रांतों में भारतीयों को ज़्यादा स्वायत्तता मिलने लगी, जो 1935 के अधिनियम की खास बात है, ठीक है। और इसके अलावा आप देखोगे 28 महीने शासन चला 1937 के बाद। 1937 के चुनाव के बाद 28 महीने शासन चला। अट्ठाईस महीने शासन चला और 28 महीने के शासन के बाद जब 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया और भारतीयों से पूछे बिना जब युद्ध में शामिल किया जाने लगा, तो 28 महीने के बाद कांग्रेस द्वारा आप देखोगे सामूहिक रूप से अक्टूबर 1939 में 8 प्रांतों में इस्तीफा दे दिया गया। सामूहिक रूप से 8 प्रांतों में कांग्रेस द्वारा इस्तीफा दिया गया। सामूहिक रूप से इस्तीफा दिया गया, ठीक है। इसमें यही बात थी कि कांग्रेस से सलाह मशवरा नहीं हुआ। पहले जो दूसरे विश्व युद्ध में भारत को शामिल कर दिया गया, और युद्ध का क्या उद्देश्य है ये भी नहीं पता है हम लोगों को कि युद्ध किस उद्देश्य से आप लड़ रहे हो, युद्ध का उद्देश्य क्या है, युद्ध के बाद क्या भारत को स्वतंत्रता की उपेक्षा जैसे आपने जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में किया था, अब क्या कह रहे हैं आप कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद फिर क्या होगा, भारतीयों की स्वतंत्रता की स्थिति क्या होगी,
ये सारे मामले थे। जिसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पर त्यागपत्र दिया गया और इसी त्यागपत्र के बाद 22 दिसंबर 1939 को जब ये त्यागपत्र दिया तो 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने इसे मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। मुक्ति दिवस मनाया, क्या मुक्ति मिली कांग्रेस से, तो ये मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। तो ये कुछ प्रावधान थे 1935 के अधिनियम के। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर बात करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।